हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट थर्ड यानी फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के बीच में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसका हमने पिछले वीडियो में आर्टिकल 12 यानी राज्य की परिभाषा को हमने समझा था। अब इस फंडामेंटल राइट्स के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यानी आर्टिकल 13 के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। इसको कहते हैं हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक, यानी यह हमारे प्रोटेक्टिव कवर है। हमारे मौलिक अधिकार का यानी फंडामेंटल राइट्स का ये हमारा प्रोटेक्टिव कवर है। इसके अंतर्गत विधायी शक्तियों के माध्यम से सरकार जो है हमारे मौलिक अधिकार में कोई हेर फेर ना कर पाए, इसके लिए ये आर्टिकल डाला गया है इसमें फंडामेंटल राइट्स में। इसलिए ये बहुत ही हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 13 है। आज इसी के संदर्भ में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए एक महत्वपूर्ण बात आपसे कर लें कि जो हमारे इस चैनल पर हमारे इस वीडियो को जो देख रहे हैं, प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर दें और अपने बेल के आइकन बटन को ऑन करके रखें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाए उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, अब प्रारंभ करते हैं हम लोग आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 है क्या चीज़? तो दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। ये आर्टिकल 13 विधि की परिभाषा बताती है, यानी कानून का परिभाषा बताती है कि आखिर कानून किसे कहते हैं, किसे कहेंगे, कानून के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें कानून के अंतर्गत आएगी। यही सब पूरी परिभाषा जो है विधि की इस आर्टिकल 13 के अंतर्गत बताई गई है। इस विधि के अंतर्गत कौन कौन से माने विधि आएंगे? तो संसद के द्वारा बनाए जाने वाले जो भी कानून है वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। हमारे विधानसभा या विधानमंडल द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा विधानमंडल द्वारा जो कानून बनाई जाएगी वो विधि इस विधि के अंतर्गत आएगी। किसी अधिकारी द्वारा कोई मतलब कि ये आदेश कोई अगर पारित की जाती है वो भी विधि के अंतर्गत आएगा। यानी राष्ट्रपति का कोई अध्यादेश हो वो भी विधि के अंतर्गत आएगा। राज्यपाल के द्वारा कोई अध्यादेश हो वो भी विधि के अंतर्गत आएगा। यानी कोई ऑर्डिनेंस अगर हो वो सब इसी विधि के अंतर्गत आएगा। यहाँ तक कि कोई रूढ़ी परंपरा हो, प्रथा हो, वो भी हमारे विधि के अंतर्गत ही आएगा। तो दोस्तों, इसके बारे में बड़ा वास्ट रूप से विधि की परिभाषा बताई गई है, जिसका अध्ययन आपको करना आवश्यक है। तो ये आर्टिकल 13 हमारे विधि की परिभाषा को बताता है। आगे इसकी बात ये चर्चा करता है हमारा आर्टिकल 13 कि संसद द्वारा कोई वैसा कानून पारित न की जाए, कोई वैसा कानून न बनाया जाए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता हो। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करने वाला कोई ऐसा कानून संसद बनाता है तो वो कानून जो है माने कि वो मान्य नहीं होगा या समाप्त हो जाएगा। अब इसकी डिटेल्स चर्चा हम लोग पुनः इस प्रकार करते हैं। आर्टिकल 13 को 4 भागों में बांटा गया है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 2, 13 क्लॉज 3 और 13 क्लॉज 4। 13 क्लॉज 1 कहता है कि हमारे देश में वैसे पुराने कानून जो हमारे संविधान लागू होने के पहले से हमारे देश में इन्फोर्समेंट है, यानी वो प्रचलन में है, प्रवृत्ति में है, तो वैसे कानून जो उस कानून से अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट्स वायोलेट होता है तो उस कानून को हम लोग उसकी चर्चा करेंगे हम लोग 13 क्लॉज 1 में।
13 क्लॉज 2 कहता है कि हमारे संविधान लागू होने के बाद संसद वैसा कोई भी कानून ना बनाए जिससे हमारा फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता हो। क्लॉज 3 कहता है, इसके अंतर्गत हम लोग विधि की परिभाषा के बारे में हम लोगों को बताया गया है कि इसके अंतर्गत विधि की परिभाषा क्या है, कौन कौन सी विधियां इसके अंतर्गत आएंगी। और 13 क्लॉज 4 के अंतर्गत 13 क्लॉज 4 ये कहता है कि क्लॉज आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 दोनों पृथक है। आइए अब इसकी डिटेल चर्चा आगे करते हैं। आर्टिकल 13(1) कहता है कि हमारे देश में संविधान लागू होने से पहले जो कोई कानून हमारे देश में प्रचलन में है या प्रवृत्ति में है, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है तो वह कानून शून्य माना जाएगा, यानी वह कानून समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत कई माने की सिद्धांत दिए गए जिसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरिटी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहते हैं एंड डॉक्ट्रिन ऑफ वीवर कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरिटी क्या है। इसको हिंदी में कहते हैं पृथकीकरण का सिद्धांत, यानी जो कानून हमारे देश में संविधान लागू होने के पहले जो कानून देश में लागू हैं उसका कुछ भाग हमारे फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध हैं तो वही कुछ भाग सिर्फ हटाए जाएंगे या शून्य माने जाएंगे, न कि पूरे कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। उस भाग को पृथक कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा उस पुराने वाले कानून से। हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो विरोधाभास कर रहे होंगे उस कानून के अंतर्गत, जहाँ जहाँ हमारे फंडामेंटल राइट्स का इनकंसिस्टेंस होंगे, उतने पार्ट को हम कानून से हटा देंगे, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरिटी इसको कहते हैं। तो अब देखें हम लोग ये डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरिटी को देखें। डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरिटी के अंतर्गत एक चीज़ और मार्केबल बात यह है कि जितना पार्ट हमारे पुराने कानून का जितना पार्ट जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध होगा, उतना ही पार्ट्स को उस हटाया जाएगा और पहले वाले कानून में पृथक करने की गुंजाइश होनी चाहिए। अगर पार्ट्स करने का, सेपरेट करने का अगर पुराने वाले कानून में कोई प्रोविज़न नहीं है, तब तो वो पुराना का पूरा कानून समाप्त माना जाएगा। लेकिन अगर कुछ पार्ट्स हटाने की प्रोविज़न है उसमें, तो वही पार्ट्स हटाकर उसको पृथक कर दिया जाएगा। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरिटी। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात और, कि ये भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा। ये कानून लागू होने के पहले से ये लागू नहीं, कानून लागू होने के, हमारे संविधान लागू होने के बाद से ये प्रभावी होगा। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरिटी। अब आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। जैसे सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, हमारे सौरमंडल में जो भी माने की ग्रह है इसको आच्छादित कर देता है एक दूसरे से। जैसे कि सूर्य को कभी माने की ग्रहण लग जाता है और वो आच्छादित हो जाता है, तुप जाता है, वैसे ही कभी चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारा फंडामेंटल राइट्स कभी भी कोई कानून को अगर आच्छादित कर देता है तो वो पूरा कानून समाप्त नहीं माना जाएगा। जब कभी भी संसद द्वारा अगर फंडामेंटल राइट्स में फेरबदल किया जाएगा तो फिर पुनः जो है वो कानून अपने प्रभाव में आ जाएगा, उस कानून का अस्तित्व जो है आच्छादित होगा, समाप्त नहीं होगा। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अब ये समझते हैं, अगला समझते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ वीवर किसे कहते हैं। तो ये हमारे देश में प्रचलन नहीं है। हमारे देश में यह नियम है, यह अधित्याग का
माने कि सिद्धांत कहते हैं इसको, कि हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट्स, कोई भी नागरिक चाहे कि हम इस फंडामेंटल राइट्स को छोड़ दें तो वो छोड़ नहीं सकता है। ये अमेरिका में माने कि संभव है, लेकिन हमारे देश में किसी भी फंडामेंटल राइट्स का हमारा कोई नागरिक जो है इसको परित्याग नहीं कर सकता है। तो इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वीवर। हम लोग देखा आर्टिकल 13 क्लॉज 1। अब देखते हैं आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 के बारे में। आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 कहता है कि हमारे देश में संविधान लागू होने के बाद संसद द्वारा या विधानमंडल द्वारा कोई ऐसा कानून ना बनाया जाए जो हमारे मौलिक अधिकार का हनन करता हो। अगर हमारा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इस कानून को जुडिशियल रिव्यू के द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाएगा। अब जुडिशियल रिव्यू के बारे में डिटेल में चर्चा हम लोग किसी और माने की वीडियो में करेंगे। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं कि क्लॉज 13 का 3 क्या कहता है। क्लॉज 13 का 3 कहता है कि इसके अंतर्गत विधि की परिभाषा क्या है। संसद द्वारा बनाए गए जो विधि हैं, विधानमंडल द्वारा जो बनाए गए विधि है, यानी हमारा कोई माने कि राष्ट्रपति द्वारा कोई अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस है, कोई रूल्स है, कोई रेगुलेशन है, या कोई रूढ़ि प्रथा है, पौराणिक कोई रूढ़ि है, ये सब जो चीज़ है कानून के अंतर्गत आएंगी। इसकी चर्चा हम लोग इसके क्लॉज 13 के क्लॉज 3 के अंतर्गत हम लोग विधि के परिभाषा के अंतर्गत इसकी चर्चा करते हैं। आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 कहता है कि जुडिशियरी पावर सबसे बड़ी है देश में, या हमारा लेजिस्लेचर पावर सबसे बड़ा है। कोई भी कानून का जुडिशियली रिव्यू करना, ये क्लॉज 13 के अंतर्गत हमारे कोर्ट को ये पावर देता है कि कोई भी कानून को जो संसद द्वारा बनाए गए कानून है उसका वो जुडिशियरी रिव्यू कर सकता है। लेकिन लेजिस्लेचर को भी पावर है, संसद को भी पावर है कि किसी भी कानून में वह आर्टिकल 368 के अंतर्गत किसी भी कानून में वो अपना फेरबदल कर सकता है, यानी अमेंडमेंट कर सकता है। ये कहीं भी नहीं माने की चर्चा की गई है कि लेजिस्लेचर की पावर की शक्ति सबसे ज़्यादा है देश में कि हमारे जुडिशियरी की पावर से, लेकिन दोनों में कभी कभी ये क्रश होते रहता है। तो यह बताता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को क्लॉज 13 में कहा गया है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को अगर किसी भी प्रकार का अगर ये हमारे मौलिक अधिकार का कोई हनन हो रहा है तो उसका जुडिशियली रिव्यू होगा, कोर्ट द्वारा उसका जुडिशियली रिव्यू किया जाएगा। लेकिन हमारे संसद को भी पावर है कि वो किसी भी कानून के अंतर्गत, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स ही क्यों नहीं हो, उसका भी वो अमेंडमेंट कर सकती है, बशर्ते कि उसके मौलिक बेसिक स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का चेंज नहीं हो। अगर संसद हमारा किसी अमेंडमेंट में हमारे कानून का अगर बेसिक स्ट्रक्चर अगर चेंज कर देता है तो उसका भी जुडिशियरी रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन एट लास्ट यही कहा गया है कि ये क्लॉज 13 और क्लॉज 368 दोनों पृथक है, अलग है। तो दोस्तों, आज का माने कि आर्टिकल 13 यहीं तक। आपको ये कैसा लगा, ये जानकारी आपके लिए थी, ये आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताएंगे। अच्छा लगा तो लाइक्स और शेयर तो जरूर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों तक ये नॉलेज पहुंच सके। धन्यवाद।